हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण इस विषय की इकाई 6 हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1, 2, 3, 4, 5 की वीडियो हम ला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, वहां आपको मिल जाएगी। आज हम बात करें इकाई 6 जिसका नाम ही है कक्षा योजना एवं मूल्यांकन। जी हाँ, यहाँ पर आपको क्लास प्लानिंग के बारे में और मूल्यांकन के बारे में पता चलेगा, यानी कैसे मूल्यांकन किया जाता है, कक्षा की प्लानिंग कैसे की जाती है, सब कुछ यहाँ पर जानने मिलेगा। तो पूरा का पूरा जिसमें प्रश्न उत्तर होंगे, टॉपिक्स होंगे, सब इसी टॉपिक पर आधारित होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इकाई 6 जिसका नाम है कक्षा योजना एवं मूल्यांकन, ये हम पढ़ने वाले हैं। पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। इस वीडियो लेक्चर में आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है वो पॉइंट वाइज समझाए जाएंगे। साथ ही साथ पूर्व में डीएलएड की परीक्षाओं में जो प्रश्न उत्तर आए थे, पीवाईक्यू जिन्हें हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। उनके भी प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर भी देखेंगे, पॉइंट वाइज कैसे लिखने होते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इस पूरी इकाई से ब्लूप्रिंट अंक योजना क्या है, यानी कितने अंकों के प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ कौन से आते हैं, सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इसके अंक योजना यानी ब्लूप्रिंट की। तो अगर बात करें इसके ब्लूप्रिंट की, तो इसके अंक योजना की, तो इस पूरे इकाई पर जो अंक आवंटित है वो है 10। कितने अंक मिलेंगे? 10। जी हाँ, टोटल 10 मार्क्स इस पर अलॉटेड है, 10 अंक आवंटित है। यानी कि आप अगर इस पूरे एक वीडियो को देखते हो, इस एक इकाई को प्रिपेयर करते हो, आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट की बात करूं तो यहां से ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं 3। अब वस्तुनिष्ठ में मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव यानी कि इसमें एमसीक्यू हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, जो भी, या वन वर्ड वन सेंटेंस में एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो 3 आएंगे और ये 1-1 मार्क्स के आते हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव यानी 3 मार्क्स हो गए, 1-1 मार्क्स के। फिर 2 मार्क्स का एक प्रश्न यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो 30 शब्दों में लिखा जाता है, वो आएगा। और एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का। जी हाँ, यहाँ दीर्घ उत्तर यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आएगा, टोटल 5 अंकों का रहेगा, 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन भी रहेगा। तो 5 मार्क्स का एक प्रश्न, 2 मार्क्स का एक प्रश्न और 3 क्या रहेंगे यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर रहेंगे। तो ये हो गया टोटल कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। तो ये हो गई इस इकाई की अंक योजना ब्लूप्रिंट। अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस यूनिट के बारे में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यदि आप मध्य प्रदेश डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप अपने डीएलएड का डिप्लोमा डिग्री जो है डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर में कुछ परसेंटेज कम हो गए होंगे तो सेकंड ईयर में कवर करके उसको एकदम बढ़िया से प्रतिशत बना के अच्छी परसेंटेज के साथ डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके द्वितीय वर्ष का कोर्स जो भी आप परचेस करना चाहते हैं, आने वाली डेट की परीक्षा के लिए परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स, पीवाईक्यूज, वीडियो लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर्स, हर विषय का, हर इकाई का अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको महत्वपूर्ण चीजें मिल जाएंगी। पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, यानी पूर्व के वर्षों में डीएलएड में जो प्रश्न पत्र आए थे 2021, 22, 23, 24, 25, इन सब वर्षों के प्रश्न पत्र भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स होगा। इसको खरीदने के बाद, परचेस करने में आपको कहीं और मार्केट से किताब, बुक, सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही कोर्स में संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। कोर्स परचेस करना जैसा बताया बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लीजिए। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 33% का ऑफ चल रहा है। तो चलिए, ये होगी बात कोर्स की। अब आते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जी हाँ, महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू है। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट भी है, आने डेट की परीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण है, इस साल भी आ सकता है, पूरी संभावना है। प्रश्न है मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखिए, यानी यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है मूल्यांकन की। मूल्यांकन एक्चुअल में कहेंगे किसे, किसे कहते हैं मूल्यांकन, ठीक है। अब मूल्यांकन शब्द को आप देखो ना, तो मूल्य और आंकना, आंकना तो आप जानते ही हो, किसी को परखना, ठीक है। तो मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप क्या करो, पहले ओवरथ्रो करो उसको, यानी उसकी तरफ से गुजरो, उसको देखो, डिटेल में स्टडी करो और उसके बाद उस पर आप अपना रिव्यू दो, यानी कितने अंक के लायक है, क्या उसमें ग्रेड दिया जा सकता है, इस प्रकार से। तो उसी की बात करेंगे। तो मूल्यांकन है क्या? किसी भी सिस्टम को, किसी भी कार्य को जांचना परखना ही एक्चुअली मूल्यांकन कहलाता है। अगर मैं आम भाषा में, नॉर्मली भाषा में आपको बताऊं तो, है ना। अगर आप किताबी भाषा की बात करें तो हम देखिए, मूल्यांकन किसी भी कार्य प्रणाली में प्रयुक्त वह विद्या है। मूल्यांकन क्या है? एक विद्या है, एक तरह से आप कह सकते हो मेथड है, एक तरीका है, जिसमें होता क्या है, जिसके द्वारा समस्त कार्य की अंतिम स्थिति की गुण अवगुण के आधार पर जानकारी मिलती है। यानी जो कार्य हुआ है, उदाहरण के तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है,
फिर बच्चों की परीक्षा होती है, फिर बच्चों ने जो पढ़ा है उन प्रश्नों के उत्तर वो लिखते हैं परीक्षा में, और फिर जो उन्होंने लिखा हुआ है उसका फिर मूल्यांकन किया जाता है, उसे जांचा परखा जाता है, उसमें बुरा क्या है अच्छा क्या है। बुरा है तो नंबर कटते हैं, अच्छा है तो उसमें नंबर मिलते हैं। तो बुरा और अच्छा गुण अवगुण ये सब देखने के बाद जो उसका आकलन किया जाता है, जो फाइनल वर्डिक्ट दिया जाता है कि बच्चा फेल है या पास है, 100 में से इतने नंबर है उतने नंबर है, तो ये सभी क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है ना। तो मूल्यांकन यही है। मूल्यांकन किसी भी कार्य प्रणाली में प्रयुक्त वह विद्या है जिसके द्वारा समस्त कार्य प्रणाली का जो अंतिम स्थिति है, उस अंतिम स्थिति में क्या अच्छा क्या बुरा क्या गुण क्या अवगुण ये सब पता किया जाता है। इसी के आधार पर जानकारी मिलती है, यानी क्या सीखा गया क्या नहीं सीखा गया, कितना आता है कितना नहीं आता है, और जितना सिखाया गया उतना सीख पाए कि नहीं सीख पाए, ज्ञान का स्तर क्या है, ये सब कुछ पता चल जाता है किससे, मूल्यांकन से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये हो गई एक मूल्यांकन की परिभाषा। ठीक है, और भी कई परिभाषा आपको पढ़ लेनी चाहिए, हो सकता है किसी मनोविज्ञानी के नाम पे परिभाषा आ जाए, तो वो सब कुछ डिटेल में आपको हमारे कोर्स में जरूर मिल जाता है, कोर्स जरूर परचेस कर लें। अभी बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष अवलोकन के कितने भागों में विभाजित यानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रत्यक्ष अवलोकन होता क्या है? प्रत्यक्ष यानी होता है एकदम फिजिकली रियल में प्रेजेंट होना। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपने सुना होगा है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिल्कुल वैसा ही। तो प्रत्यक्ष अवलोकन, ठीक है। अब अवलोकन भी कुछ कुछ इवैल्यूएशन मूल्यांकन जैसा ही है। अवलोकन का मतलब क्या होता है, किसी पर नजर रखना, किसी चीज को देखना, फिर उससे एक निष्कर्ष निकालना, इसे अवलोकन कहा जाता है। आम भाषा में आप थोड़ा बहुत इसको सर्वे जैसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अवलोकन है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो पहले तो हम थोड़ा सा थ्योरी लिख लेंगे ऐसे 1-2 लाइन की, कि जो प्रत्यक्ष अवलोकन है उसको कुल 6 भागों में विभाजित किया गया। वैसे तो अवलोकन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये विद्यार्थियों के बालकों के प्रगति में, उनके विकास में बहुत काम आता है। ठीक है, लेकिन इसको कुछ भागों में विभाजित कर दिया गया इसके अलग अलग कामों के हिसाब से। तो यहां पर कुल 6 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से 6 भाग में, वो बात कर लेते हैं। पहला है नियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित मतलब कंट्रोल जैसा। दूसरा है अनियंत्रित अवलोकन, जिसमें कोई सीमा नहीं होगी, जैसे चाहे वैसे अवलोकन करेंगे। तीसरा है सामूहिक अवलोकन, यानी कि पूरे जैसे पूरी क्लास का रिव्यू देना है, पूरी क्लास कैसी पढ़ रही है, पूरे क्लास के बच्चों का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अगर देखना है तो वो हो गया सामूहिक अवलोकन। फिर होता है विशिष्ट अवलोकन, कुछ खास स्पेशल किसी एक पर ध्यान देना या किसी एक पहलू पर ध्यान देना। फिर संपूरक अवलोकन, समूह अवलोकन। तो ये जितना भी आप देख पा रहे हो ये सबका सब क्या है, अवलोकन। अब इस सामूहिक अवलोकन और समूह अवलोकन को एक जैसा मत समझ लेना। सामूहिक अवलोकन का मतलब ये सबको एक साथ जज करना, ठीक है, और समूह अवलोकन का मतलब होता है कई सारे लोग मिलके जज करेंगे। जैसे किसी केस के ऊपर एक जज ने सुनवाई की, ठीक है, तो वो तो व्यक्तिगत हो गया, पर अगर 4-5 जज मिलके किसी केस को सुन रहे हैं तो ये समूह अवलोकन हो गया, क्योंकि समूह बनाकर अवलोकन किया जा रहा है। ठीक है, और पूरे समूह का अवलोकन किया जा रहा है तो वो सामूहिक अवलोकन हो गया। कम लोग ज्यादा लोग का अवलोकन करेंगे तो वो सामूहिक हो गया। ज्यादा लोग जब अवलोकन करेंगे मिलकर दूसरों का तो ये समूह अवलोकन होगा। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो प्रत्यक्ष अवलोकन को कितने भागों में बांटा गया, कुल 6 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से 6 भाग में? पहला नियंत्रित अवलोकन, दूसरा अनियंत्रित अवलोकन, तीसरा सामूहिक अवलोकन, चौथा विशिष्ट अवलोकन, पांचवा संपूरक अवलोकन और छठवां समूह अवलोकन। तो इस प्रकार से अवलोकनों को कितने भाग में बांटा गया है, कुल 6 भाग में। ध्यान रखिएगा। और कौन सा अवलोकन है? ये प्रत्यक्ष अवलोकन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लिखित परीक्षाओं को किस प्रकार विभाजित किया गया है। जो रिटन एग्जाम होती है, जो लिखित परीक्षाएं होती हैं, उसको अलग अलग किस भागों में, कितने प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, अभी बहुत काम का है, क्योंकि आप सबने भी लिखित परीक्षा दी है, हम सबने दी है, और हम टीचर बनने का कोर्स करें तो आगे चल के हमें भी टीचर बनना है, तो हमें भी बच्चों की रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करानी होगी, हम भी बच्चों की लिखित परीक्षाएं लेंगे, उसे जज भी करेंगे, तो वही सब आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी आ चुका है, PY 22-23 इन सब ईयर्स में पूछ चुका है, महत्वपूर्ण है, और आने वाले डेट की परीक्षा में भी इसको पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा। तो बात करें प्रश्न की, तो लिखित परीक्षा को किस प्रकार विभाजित किया गया है, कितने टाइप्स में बांटा गया है, ये पूछा गया है। तो पहले थ्योरी लिख लेंगे। लिखित परीक्षाओं को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है, लिख दो, है ना, ऐसा थ्योरी लिख देना कि लिखित परीक्षा को, रिटन एग्जामिनेशन को इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निबंधात्मक परीक्षा, जी हाँ, ऐसे टाइप, निबंध के फॉर्म में, ऐसे टाइप में बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस। फिर है उसके बाद लघु उत्तरात्मक परीक्षाएं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लघु उत्तरात्मक 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले। फिर आता है अति लघु उत्तरीय, 1 मार्क 2 मार्क जो भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक होता है वस्तुनिष्ठ वाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये भी 1 नंबर का हो सकता है, या कई परीक्षाओं में आप देखोगे 2 नंबर के, या कई जगहों पर तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 4-4 नंबर मिलते हैं। जैसे बड़ी एग्जाम JEE नीट होती है, उसमें आप देखोगे एक क्वेश्चन 4 नंबर 3 नंबर ऐसा भी होता है। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है वहां ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से हमें चुन के लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना। फिर अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे क्वेश्चंस 1 नंबर या 2 नंबर के हो सकते हैं। फिर लघु उत्तरीय 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं, और दीर्घ उत्तरीय भी होते हैं जिन्हें हम
लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, अति दीर्घ उत्तरीय। फिर आता है निबंधात्मक प्रश्न, इसमें बहुत थ्योरी लिखनी होती है, कई पेज लिखना होता है, ठीक है, अंकों के हिसाब से, कक्षा के हिसाब से, विद्यार्थियों के ज्ञान के विकास के स्तर के हिसाब से, ठीक है। जैसे छोटी क्लासेस में बच्चों को 1 पेज का, आधे पेज का निबंध, बड़े क्लासेस में बच्चों को 3-4 पेज का निबंध। वहीं आप कॉलेज स्तर पर आ जाएंगे, उच्च शिक्षा स्तर पर, तो वहां पर आपको 8-8 पेज के निबंध लिखने पड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है लिखित परीक्षाओं के कई प्रकार हैं, उनमें से जो प्रमुख प्रकार जिसमें विभाजित किया गया है वो आप देखोगे तो निबंधात्मक परीक्षा, फिर लघु उत्तरात्मक परीक्षा, फिर अति लघु उत्तरीय परीक्षाएं और उसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। तो ये 4 टाइप से रिटन एग्जामिनेशंस, लिखित परीक्षाओं को बांटा गया इन 4 भागों में, है ना। इन 4 भागों में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो किसका बात हो रहा है यहाँ पर? लिखित परीक्षाओं का। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ते आए हैं, तो इसे याद रखना तो बहुत ईजी होगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिवेदन क्या है? प्रतिवेदन किसे कहते हैं? प्रतिवेदन एक्चुअल में है क्या? तो बात करें प्रतिवेदन की, देखो प्रतिवेदन को पहले समझने से पहले आप ये जान लो कि प्रतिवेदन काम किस में आता है ना, किस का इसका फायदा क्या होता है, क्या क्या काम आता है। तो इसको हमने अलग टॉपिक्स में भी इंक्लूड कर लिया कि इसकी विशेषताएं के हिसाब से। याद रखिएगा, विशेषताएं अगर किसी चीज की पूछी जा रही है ना, तो विशेषताएं उसकी कार्य होती है। यानी अगर कभी पूछे कि इसके फायदे क्या है, तो भी आप लाभ में वही लिख दो, इसकी विशेषता क्या है वो भी आप लिख दो, इसके फंक्शंस, इसके कार्य क्या हैं तो भी वही लिख दो। यानी ये विशेषताएं, लाभ, कार्य, ये सब एक ही टाइप होता है। किसी भी काम को जब आप करते हो तो उसके फायदे के लिए करते हो, है ना, उसकी अच्छी बातों के लिए करते हो। तो इसीलिए विशेषताएं होना, किसी चीज का उसका लाभ देखना, उसका फंक्शन, ये सब एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। इन सभी बस शब्द बदल जाते हैं, विशेषता बोलेगा कभी विशेषताएं बतलाइए, कभी बोलेगा लाभ बतलाइए, कभी बोला इसकी कार्य प्रणाली समझाइए, कार्य प्रणाली बतलाइए, कैसे कार्य करता है वो बतलाइए। तो इन सब का उत्तर एक ही होता है। शब्द चेंज कर देने से कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसा नहीं बताया ना, अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ विशेषता और परीक्षा में आ गया लाभ, तो परीक्षा में आप मुझे बोलोगे कि अरे ये तो पढ़ाया ही नहीं सर ने, ये तो आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बात एक ही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है। एग्जैक्टली सेम टू सेम पूछ देगा तो फिर ये छोटे बच्चों की एग्जाम थोड़ी हो रही, भाई टीचर बनने की एग्जाम हो रही है। थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर तो होगा, हमें अपनी समझ का भी इस्तेमाल करना होगा ना परीक्षा में प्रश्न हल करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं प्रतिवेदन एक्चुअल में है क्या। तो जब किसी विशिष्ट उद्देश्य से किसी चीज की जांच परख करते हैं ना और उसकी रिपोर्ट देते हैं, उसे प्रतिवेदन कहते हैं। आम भाषा में अगर बताऊं तो नॉर्मली, ठीक है, यहां अभी जो लिखा हो किताबी भाषा उसकी जरूरत नहीं है, पहले अभी सुन लो कि प्रतिवेदन एक्चुअल में क्या है। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य पर, है ना, कुछ एक प्रॉपर प्रोसेस होगी, एक आधारित बेस्ड प्रोसेस होगी कि ऐसे ही जांच करनी है, इसका उद्देश्य ये जांचना है कि इसको सही आता है कि नहीं आता है। तो इस प्रकार से कोई रिपोर्ट लास्ट में तैयार की जाती है ना, सब जांच परख करके, सर्वे करके, तो प्रतिवेदन कहलाता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो बुक लैंग्वेज में लिखी हुई है उत्तर उसको देख लेते हैं। तो किसी विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित प्रक्रिया के संपादन के उपरांत उसके संबंध में लिखित रूप में प्रदान की जाने वाली जानकारी ही प्रतिवेदन कहलाती है। अक्सर आपने देखा होगा कई बार जो जर्नलिज्म जो होता है, पत्रकारिता जो होती है, जिसमें पत्रकार जो होते हैं, जर्नलिस्ट जो होते हैं, वो कई बार किसी गली मोहल्ले इलाके में जाते हैं और वहां से इंटरव्यू लेते हैं, वहां से लोगों से पूछताछ करते हैं, उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं कि हमने पूछा तो ये पता चला, पूछा तो ये पता चला, इस तरह से पूरी एक रिपोर्ट पता चल जाती है। तो ये क्या है? प्रतिवेदन है। क्योंकि आप पहले सर्वे कर रहे हो, आप कुछ कार्य कर रहे हो, जांच प्रचार कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, सबूत जुटा रहे हो, उसके बाद अपना एक फाइनल आप क्या कर रहे हो, रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। तो यही क्या है? प्रतिवेदन है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिवेदन समझ में आ गया कि किसी भी विशेष उद्देश्य पर आधारित प्रक्रिया के संपादन के उपरांत उसके संबंध में जो भी लिखित रूप में प्रदान की वाली जानकारी होती है उसे ही हम प्रतिवेदन कहते हैं। अब इस प्रतिवेदन की कुछ खास विशेषताएं हैं। देखो, अगर कमरे में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के आप कुछ भी रिपोर्ट बना दोगे तो वो रिपोर्ट जो होगी कुछ खास नहीं होगी, उसकी वस्तुनिष्ठता, उसकी सच्चाई पर सवाल है। भाई आप कमरे से बाहर निकले नहीं, असलियत में क्या हो रहा था आपको पता ही नहीं। पर अगर आप ग्राउंड पर जाते हो, लोगों के बीच जाते हो, घटनास्थल पर जाते हो और वहां पे रिपोर्ट बनाते हो तो वो थोड़ी सी विश्वसनीय है। तो यही प्रतिवेदन की विशेषता भी है। नंबर 1 की उचित संरचना। प्रतिवेदन में क्या होगा? उचित संरचना होती है, सही ढंग से इसको बनाया गया रहता है। क्यों? क्योंकि भाई जाके हमने सर्वे किया है, पूरा हमारा पूरा उद्देश्य, हमने वहां पर गए हैं, वो लोगों से पूछताछ ही होगी, हमने उसको सर्वे किया हुआ है। दूसरा, स्पष्ट एवं पूर्ण होगा, क्योंकि जब तक रिपोर्ट तब तक नहीं दोगे जब तक फुल सर्वे नहीं कर लेते, और पूरा फुल सर्वे करने के बाद, पूरी कहानी जानने के बाद स्पष्ट है, क्लियर है आपके दिमाग में, आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे। तो ये जो प्रतिवेदन होता है उसकी क्या विशेषता है? नंबर 1 कि भाई इसकी संरचना उचित होती है, उचित संरचना होती है। दूसरा, यह स्पष्ट एवं पूर्ण होगा, पूरी तरह से ना क्लियर होगा और कंप्लीट होगा। तीसरा, संक्षिप्तता एवं वस्तुनिष्ठता। संक्षिप्त में लिखा होगा, भाई पूरी आपने भले 1000 लोगों से बात की होगी, 100 लोगों से बात की होगी, तो 100 लोगों की बातें थोड़ी लिख दोगे रिपोर्ट में। रिपोर्ट में 100 लोगों की बात करने के बाद अधिकतर लोग जिस बात को बोल रहे होंगे उसी को आप 2-3 लाइन में लिख दोगे, क्लियरली, है ना, कंक्लूजन के रूप में, ऑन एन एवरेज। तो बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर संक्षिप्त यानी कम शब्दों में सही बात लिखी जाती है, स्पष्ट रूप से लिखी जाती है और वस्तुनिष्ठ तरीके से 1-2 लाइनों में उत्तर दिया जाता है। फिर है निर्णय लेने में सहायक।
अब एक प्रॉपर रिपोर्ट हो गई है, अब इस रिपोर्ट को पढ़ के हम अपना निर्णय ले सकते हैं कि किसके फेवर में जाना है, क्या घटना हुई है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं ना, तो निर्णय लेने में सहायक होता है। तो ये बातें हैं, ये सब क्या है इसकी विशेषताएं। नंबर 1 उचित संरचना, नंबर 2 कि भाई स्पष्टता एवं पूर्णता, नंबर 3 कि भाई इसमें संक्षिप्तता होगी, वस्तुनिष्ठता होगी, और नंबर 4 ये निर्णय लेने में सहायक होगा। ये किसकी विशेषता है? प्रतिवेदन की विशेषताएं हैं। तो उम्मीद है आपको प्रतिवेदन क्या है परिभाषा समझ में आ गई होगी, प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। और विशेषताएं ना पूछकर अगर लाभ पूछ दे तब भी ये लिखना है ना, उसकी कार्यप्रणाली या उसकी खासियतें क्या है पूछ दे तब भी आपको यही लिखना है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, बस शब्द फेरबदल करके आते हैं पर उत्तर एक ही लिखना होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भाई पृष्ठ पोषण द्वारा अधिगम का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? पृष्ठ पोषण द्वारा जो लर्निंग है, अधिगम है, सीखना है, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस टॉपिक की। पहले तो ये जान लीजिए कि विकास करना है, अधिगम करना है, अधिगम का विकास करना है, सीखने का विकास करना है, यानी कि यहाँ सारी पॉजिटिव चीजें करनी है, पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। तो जब आप उत्तर लिखोगे तो ध्यान रखिएगा कि आप कोई ऐसी नकारात्मक बात ना लिखें जिससे अधिगम या अधिगम के विकास में कोई बाधा उत्पन्न हो। ठीक है, तो इस हिसाब से उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। कोई भी उत्तर लिखने से पहले अपने दिमाग में एक रोड मैप बना लो, आप एक माइंड मैप बना लो कि हाँ इस दिशा में ही उत्तर लिखना होता है। क्लियर? तो बात कर लेते हैं पृष्ठ पोषण द्वारा अधिगम के विकास में कैसे सहायता की जा सकती है। पहले थ्योरी लिख लो कि पृष्ठ पोषण द्वारा अधिगम का विकास निम्न प्रकार से किया जा सकता है। बहुत आसान रहता है, हर प्रश्न में ऐसी थ्योरी लिखनी चाहिए। और लिखना भी कहां से? क्वेश्चन से तो चुराना है, सब कुछ ऑलरेडी वहां दिया हुआ है कि पृष्ठ पोषण द्वारा अधिगम का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। किसको काट दो, वहां पर जो लिखा वहां इस प्रकार कर दो या निम्न प्रकार कर दो, है ना। तो पृष्ठ पोषण द्वारा अधिगम का विकास निम्न प्रकार से किया जा सकता है। लगेंगे नंबर 1, पृष्ठ पोषण द्वारा त्रुटियों में सुधार किया जा सकता है। इससे गलतियां सुधारी जा सकती हैं, जो त्रुटियां होती है, जो गलतियां होती है। अब यहां पर हमने त्रुटि लिखी है, अब हम क्या होते हैं अपनी भाषा में लिख कर आते हैं गलती इस प्रकार से, तो वो किताबी भाषा को रिप्रेजेंट नहीं करता जाता। ठीक है ना, शुद्ध हिंदी नहीं दिखता, इस वजह से कई बार नंबर कटते भी हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप किताबी शब्द इस्तेमाल करें, कीवर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करें, खास शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किताब में लिखी जाती है, जो थोड़ी शुद्ध हिंदी को रिप्रेजेंट करती हो, ऐसे शब्द। तो पृष्ठ पोषण द्वारा त्रुटियों में सुधार किया जा सकता है। हम यहाँ गलतियों में सुधार किया जा सकता है भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, पर ये त्रुटि लिखने से ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, दूसरा, अधिगम हेतु अभ्यास के लिए, अधिगम हेतु अभ्यास के लिए यानी सीखने के लिए जो प्रैक्टिस, जो अभ्यास चाहिए, उसके लिए भी हम सुधार कर सकते हैं। और क्या, विषयों के अध्ययन तथा प्रत्यधिकरण के लिए, विषयों को स्टडी करने के लिए, उन विषयों के संपादन के लिए, उन विषयों में और स्टडी, डीप स्टडी करने के लिए, उनमें रिसर्च करने के लिए ये भी कर सकते हैं। ज्ञान का उपयुक्त प्रयोग करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? पृष्ठ पोषण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पृष्ठ पोषण जो है वो अधिगम में कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है? पहले तो वही त्रुटियों को सुधारने में। दूसरा क्या कि भाई अधिगम के अभ्यास के लिए, सीखने का जो प्रैक्टिस करना है, अधिगम का जो अभ्यास करना है उसके लिए। तीसरा, विषयों के अध्ययन करना तथा उनका प्रत्यक्रीकरण करना, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। चौथा, कि ज्ञान का सही प्रयोग, ज्ञान का सही उपयुक्त, सही मतलब उपयुक्त, यहां पर उपयुक्त मैंने कहा ना कि आपको एग्जैक्ट थोड़े शुद्ध हिंदी वाले शब्द इस्तेमाल करने होंगे, फॉर्मल शब्द इस्तेमाल करने होंगे, जिससे हमारा उत्तर अच्छा लगता है। ऐसा लगता है सामने वाले व्यक्ति को, चेक करने वाले को, इवेल्युएटर को, कि भाई इसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो एकदम फॉर्मल शब्द है, यानी व्यक्ति को सही ज्ञान है, सही शब्द लिखे उसने, तो आपको नंबर ही पूरे पूरे मिलते हैं, नंबर कटने की संभावना एकदम कम हो जाती है। ठीक है, यही सब पेपर प्रेजेंटेशन में आता है। सिर्फ पन्ने भरने से उत्तर नहीं, उत्तर लिख दोगे, पन्ने भर दोगे, इससे आपको अंक मिल जाएंगे परीक्षा में, ऐसा नहीं है। और मिल भी गए तो बाउंड्री पास जैसे। लेकिन अगर आप अच्छे अंक हासिल करना चाहते हो तो आपको सही लिखना होगा, शब्द सीमा में लिखना होगा और सही तरीके से लिखना होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर प्रेजेंटेशन, करेक्ट नॉलेज, करेक्ट आंसर राइटिंग, ये सब होना चाहिए विद इन लिमिट्स, वर्ड लिमिट्स, ये भी लिखना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखोगे तब आप बेहतरीन प्रतिशत बना सकते हो डेट की परीक्षा में। क्लियर है? पृष्ठ पोषण का समझ में आ गया? चलिए, तो ये था हमारा इकाई, छठवीं और अंतिम इकाई थी इस विषय की, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की। इसके बाद हम मिलेंगे अगले विषय को लेकर, उसके इकाई की वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के अन्य विषयों की वीडियो आपने नहीं देखी है, सभी विषयों के वीडियोस जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए, क्योंकि परीक्षा से संबंधित जो भी न्यूज नोटिफिकेशन आती है उसकी वीडियो में सबसे पहले बनाकर इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते और डेट की अपनी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। और साथ ही साथ डीएलएड में 100% पास होने के लिए, 90+% बनाने के लिए आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।